In the name of Allah, the most merciful and beneficent, my dear viewers, Assalamu alaikum. I am here with comprehension passage from the poem The Road Not Taken, composed by Robert Frost. I hope this video will be useful to you and you will get advantage from it, and the meaning of the poem stanza wise will be very much clear to you. Don't forget to press like button, and I will be waiting for your kind comments as well. If you have not subscribed this channel, please subscribe it too. I'll be grateful to you. Coming to the comprehension stanzas of the poem. Stanza number 1 is, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Now see, two roads diverged in a yellow wood. Yellow wood means yellow forest. Forest is never yellow. Forest is always green. But here, yellow wood shows that it is an autumn season. येलो वुड हमें बताता है कि ये खज़ां का मौसम है. पत्ते जर्द होके ज़मीन पे, फॉरेस्ट फ्लोर पे, जंगल का ये जो फर्श है इस पे पत्ते गिर चुके हैं और सारा फर्श जर्द रंग का नज़र आ रहा है. इसी तरह दरख्त के पत्ते, जो के पत्ते अभी बाकी हैं दरख्त के साथ, वो भी येलो हैं, जर्द रंग के हैं. इसीलिए पोइट ने इसको येलो फॉरेस्ट का नाम दे दिया. टू रोड्स, ही सेज दैट, कि वो वॉक करके गया और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचा जहां पे वो एक सड़क थी जो कि दो सड़कों में तकसीम हो गई. इट डाइवर्ज्ड, इट ब्रांच्ड ऑफ, इट डिवाइडेड इनटू टू रोड्स. दो रोड्स में ये तकसीम हो गई. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे अफसोस है कि बीइंग अ वन ट्रैवलर, कि मैं सिर्फ एक ट्रैवलर हूँ. आई कैन नॉट गो ऑन बोथ द रोड्स. आई कुड नॉट ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स. मैं दोनों रोड्स पे ट्रैवल नहीं कर सकता. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और चूंकि मैं एक ही ट्रैवलर था, आई वॉज अ सिंगल पर्सन एट दैट टाइम, आई वॉज स्टैंडिंग देयर, तो दोनों रोड्स पे मैं बहुत देर तक उस पॉइंट पे खड़ा रहा जहां पे दो रोड्स जंगल के अंदर निकल जाती हैं. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रोड को मैंने दूर तक, हद्दे निगाह तक मैंने उसको ऑब्जर्व किया, उसको गौर से देखता रहा. जहां तक मेरी आंखें, मेरी नज़र जा सकती थी वहां तक मैंने उस रास्ते को देखा. टू वेयर इट बेंट इन दी अंडर ग्रोथ, जहां पे, और आखिरकार ये रास्ता मुड़ गया. इसमें एक मोड़ आया जो कि अंडर ग्रोथ में चला गया, बहुत घने थिक जंगल के अंदर, जहां पे बहुत ज्यादा घास उगी हुई थी. वो रोड उस घास के अंदर कहीं गायब हो गया. Now, the questions related with this stanza, where did two roads lead to? ये दोनों roads जो हैं ये कहाँ जाते थे? And your answer will be, the two roads led to a thick yellow forest. ये दोनों roads जो हैं ये एक बहुत घने जंगल के अंदर जाते थे. It led to, ये ले जाते थे इस घने जंगल के अंदर. At which point in the woods the poet had reached? Poet किस point पे पहुंच चुका था? The poet had reached at the point, poet उस point पे पहुंच चुका था where the road branched off into a yellow forest, जहां पे ये सड़क एक तकसीम हो जाती थी दो सड़कों में, और ये दोनों सड़कें जंगल के अंदर जा रही थीं. Now there were two roads going into different directions in the forest. अब उसके सामने दो सड़कें थीं जो कि जंगल के अंदर दो मुख्तलिफ अतराफ में जा रही थीं.
Now there were two roads going into different directions in the forest. Forest के अंदर ये दो different directions में जा रही थी. I must tell to my viewers here, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी that it is not that the same questions will be given to you in the paper, कि पेपर में यही questions आएंगे. आपको मैंने हर लाइन के बारे में एक क्वेश्चन बना के दे दिया है in order to comprehend the poem, the stanzas केयरफुली, ताकि आप इस पोइम को, इन स्टैंजास को अच्छे तरीके से समझ लें. तो जो भी क्वेश्चन आएगा यू कैन इजीली राइट द आंसर, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. योर क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई इज द ट्रैवलर फीलिंग सॉरी. अब ट्रैवलर को क्यों अफसोस हो रहा था? द ट्रैवलर इज फीलिंग सॉरी बिकॉज बीइंग वन ट्रैवलर, कि चूंकि वो एक ही है, ही कुड नॉट ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स एट द सेम टाइम. वो इन दोनों, अगरचे वो चाहता है कि वो जाए, इन रोड्स पे जाए और देखे कि ये रोड्स कहाँ जाती हैं, बट बीइंग अ लोनली ट्रैवलर, एक ही ट्रैवलर है, तो ही कुड नॉट ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स एट द सेम टाइम. एक ही वक्त में वो दोनों रोड्स पर सफर नहीं कर सकता. एंड बी वन ट्रैवलर. अब देखिए यहाँ पे कुछ मेडिटेटिव सी थॉट है. अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टोन ऑफ द स्टैंजा, तो आप इजीली आप लिख सकते हैं कि द टोन इज रिफ्लेक्टिव. द टोन इज द टोन ऑफ मेडिटेशन. इट इज अ मेडिटेटिव टोन. ठीक है, यानी वो सोच में है. ही इज रिफ्लेक्टिंग, वो सोच रहा है. ही इज फोकसिंग, सो ही इज इन डीप थॉट्स. तो फिर टोन जो होगी वो बहुत थॉटफुल सी होगी. ठीक है, मेडिटेटिव टोन होगी, रिफ्लेक्टिव टोन होगी. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इफ यू आर आस्क्ड अबाउट द टोन ऑफ द स्टैंजा. क्वेश्चन नंबर 4 इज वेयर डिड द फर्स्ट रोड लीड टू. पहला रोड कहां जाता था? द फर्स्ट रोड लेड टू द डेंस ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट. पहला रोड जिसको आपको यू रिमेंबर, वो कहता है कि एंड लॉन्ग आई स्टूड and I looked as far as I could. मैंने देखा जहां तक मैं देख सकता था. Where the road bent into thick forest. तो जहां पे रोड में एक टर्न आया, एक मोड़ आया और वो एक घने, वो थिक फॉरेस्ट, थिक वेजिटेशन के अंदर वो रोड गायब हो गया. What does the yellow wood stand for? येलो वुड, जब उसने लिखा कि टू रोड्स ब्रांच्ड ऑफ इन अ येलो वुड, व्हाट डज येलो वुड मीन? द येलो वुड स्टूड फॉर द ऑटम सीजन व्हेन द लीव्स टर्न येलो. येलो वुड जो है वो सिग्निफाई करता है, वो शो करता है, इट इज अ सिंबल ऑफ ऑटम सीजन. ये खजां के मौसम के लिए है. व्हेन द लीव्स टर्न येलो, जब तमाम पत्ते जर्द हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं. That's why he termed it as yellow forest. He called it a yellow forest. What is the rhyme scheme of the stanza? Stanza की rhyme scheme क्या है? The rhyme scheme of the stanza is A B A A B. Now, which imagery is used in the stanza? स्टैंजा के अंदर कौन सी इमेजरी यूज हुई? नाउ सी, इट इज वेरी मच क्लियर दैट विजुअल इमेजरी इज यूज्ड इन द स्टैंजा. कि हम भी अपने इट अट्रैक्ट्स टू द इमेजरी ऑफ साइट. ये हमारी नज़र को अट्रैक्ट कर रही है. व्हेन ही सेज दैट टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. आप देखिए क्लियरली इन द इनर आई ऑफ आवर माइंड, इनवर्ड आई में हम देख सकते हैं, अपने क्लियर इमेज देख सकते हैं, जहाँ से दो रोड्स तकसीम हुए और जंगल के अंदर चले गए. और येलो वुड यानी येलो फॉरेस्ट है. फॉरेस्ट फ्लोर भी येलो पत्तों से भरा हुआ है, ढका हुआ है, और दरख्तों के ऊपर भी येलो रंग के पत्ते हैं. तो इट अट्रैक्ट्स अवर साइट. ये हमारी नज़र को अट्रैक्ट करे और हम अपनी इनवर्ड आई में ये सारे सीन को देख सकते हैं. सो विजुअल इमेजरी इज वेरी क्लियर इन द स्टैंजा. I hope this stanza is clear to you, and if a question is given to you, you can easily attempt the questions here.
Coming to the second stanza of the poem, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Now see, then took the other as just as fair. मेरी दूसरी जो वीडियो है वो पैराफ्रेजिंग पे और इस पोएम की एक्सप्लेनेशन पे जो मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है. इफ़ यू नीड एक्सप्लेनेशन एंड पैराफ्रेजिंग ऑफ द स्टैंजा, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. इट विल गिव यू, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim. I saw one road in detail with the eyes as the eyes could reach. जहाँ तक मेरी नज़र पहुँच सकती थी मैंने वहाँ तक उस रोड को देखा. बट आई टुक द अदर रोड, देन आई डिसाइडेड टू ट्रैवल ऑन द अदर रोड. फिर मैं दूसरे रोड पे ट्रैवल करना शुरू हो गया. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बट it claims something new, you know. Why did I decide to choose the other path, the other road? Because it claims something better for me, because it was grassy and wanted wear, because it had a thick grass grown over it, and it wanted a walk, you know. It means that no one had traveled on this road before. किसी ने इस रोड पे पहले वॉक नहीं की थी. इसकी घास हमें बताती है, क्योंकि घास जो है वो अभी भी फ्रेश है इसके ऊपर. इसका मतलब है कि ज़्यादा लोग इस घास के ऊपर नहीं चले, वरना ये घास बैठ जाती. ठीक है, ये इस तरह से फ्रेश उगी हुई ना होती. इसका मतलब है कि यहाँ इस तरफ इस रोड पे ज़्यादा लोग सफ़र नहीं करते, तो बेहतर है कि मुझे इस रोड पे जाना चाहिए. Though as for that the passing there had warned them really about the same. अब वो कहता है कि फिर मैं जब उस रोड पे चला जिस पे मैंने फैसला किया था कि मैं इस पे जाऊंगा, जब मैं उस रोड पे कुछ आगे तक चला तो मैंने देखा कि इस रोड पे भी कुछ नया नहीं था. वैसा ही सब कुछ था जैसा कि उस रोड पे होना था जो मैं छोड़ के आया था उस पॉइंट पे. कुछ ऐसा नया नहीं था, कुछ ऐसा एक्साइटिंग नहीं था इस रोड पे भी. लेकिन मैंने आई चोज दिस रोड, आई सेलेक्टेड दिस रोड बिकॉज नो वन हैड एवर गॉन इट बिफोर. मैनी पीपल, इट सीम्स एज इफ मैनी पीपल डोंट ट्रैवल ऑन दिस रोड, सो इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी. उसने तो अपने लिए एक चैलेंज समझ के इस रोड पे आया कि इसका मतलब है यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते. आई मस्ट गो एंड सी वट इज न्यू ऑन दिस रोड. Now questions, what does the other refer to in the first line? Other यहाँ पे किस चीज के बारे में बताता है? Then took the other. Other यहाँ पे the other किस की चीज के बारे में बता रहा है? The other refers to the road that was equally the same as the first road. It was grassy and less traveled by the people. वैसे तो वो कहते हैं as just as fair. बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि दूसरा रोड होता है. But it has a better claim. Better claim क्या था इसके पास कि it was grassy and less traveled by the people. Now question number 2 is, why did the poet choose the other road? Poet ने दूसरा रोड क्यों लिया? The poet chose the other road because it was grassy. कि ये रोड जो था इस पे घास थी, विच शोड दैट इट वॉज ट्रेवल्ड लेस बाय द पीपल, जो हमें ये बताता है कि इस पे कम ही लोग सफ़र करते हैं या वॉक करते हैं. देयरफॉर इट वॉज मोर इन्वाइटिंग. इस चीज़ ने पोइट को इन्वाइट किया. एंड सीम्ड मोर चैलेंजिंग फॉर द पोइट, और ये पोइट के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था कि ये इसका मतलब है कि इस पे ज़्यादा लोग नहीं जाते, तो कुछ नया हो, इस पे ज़्यादा चैलेंजिंग होगा ये रोड. तो इस वजह से इट वॉज मोर इन्वाइटिंग एंड सीम्ड मोर चैलेंजिंग फॉर द पोइट. Your question number 3 is, what did the poet realize after walking on the other road? दूसरे रोड पर वॉक करने के बाद पोएट को क्या महसूस हुआ?
The poet realized after walking on the other road, दूसरे रोड पर वॉक करके पोएट को ये महसूस हुआ that it is not different from the previous road, कि ये पहले वाले सड़क से कोई मुख्तलिफ नहीं है ज़्यादा, it is all the same, ये तो एक जैसे ही है. कुछ वहाँ पे नया नहीं था, कुछ वहाँ पे चैलेंजिंग नहीं था, कुछ भी, तो उसने कहा कि इट इज़ ऑल अबाउट द सेम. जब वो दूसरे रोड पे चला तो उसने कहा कि ये तो ऐसा ही है, देयर इज नो सच डिफरेंस एट ऑल. नाउ व्हाट डज द फ्रेज वांटेड वेयर मीन? यहां पे वांटेड वेयर का क्या मतलब है? It means that many people have not walked on this road. It is all covered with grass. Therefore, it is more inviting. Wanted where means it wanted a walk from the people. कि यहाँ पे इससे पहले लोग नहीं गए, तो there is a need to walk on this road. So what does the phrase wanted where mean? It means, इसका मतलब है कि many people have not walked on this road, कि बहुत से लोगों ने इस सड़क पे वॉक नहीं की. It is all covered with grass. इसकी घास बता रही है कि घास डिस्टर्ब नहीं हुई हुई. The grass has not been disturbed by the feet of the people. So it is more inviting for the poet. Coming to stanza number 3. And both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Now see, and both that morning equally lay. He says that both on that morning when the poet was on his morning walk. जब poet अपने morning walk पे था, he says that both the paths equally lay before him. दोनों रास्ते उसके सामने बराबर सामने थे. There wasn't any difference between them. उनके दरमियान कोई फर्क भी नहीं था. In leaves no step had trodden black. लेकिन वो जो पत्ते वहां पे मौजूद थे, उस फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर जो घास थी, उसके ऊपर जो पत्ते गिरे हुए थे, वो डिस्टर्ब नहीं हुए हुए थे. इसका मतलब है कि उस पे कोई भी बंदा नहीं चला था. उनको डिस्टर्ब, ट्रॉडन ब्लैक, उन पे चल के उनको डिस्टर्ब नहीं किया हुआ था, उनको स्पॉइल नहीं किया हुआ था, खराब नहीं किया हुआ था. जो लोगों के पाँव की वजह से पत्ते खराब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो वो कहता है कि both the paths were equally the same. In leaves no step had trodden black. These leaves on this way, on this road which the poet had chosen, have not been disturbed by the people. Oh, I kept the first for another day. So, the first road which the poet had observed for the long time, एक लंबे वक्त के लिए उसने एक रोड जिसको उसने ऑब्जर्व किया था, he left it for some other day. He said that he will come on this road on some other day, yet knowing how way leads on to way. Yet at the same time he was aware of the fact of the reality that one road always leads to another road. I doubted if I should ever come back, and then he was doubtful whether he would get a chance in his life to come back and travel on this road. He means to say that life goes on. जिंदगी तो आगे बढ़ती चली जाती है. It has no turning back in life. जिंदगी में वापसी का रास्ता नहीं होता. Yet he hopes that, वो सिर्फ उम्मीद कर सकता है कि मैं फिर कभी जिंदगी में इस पॉइंट पे वापस आऊंगा, तो मैं इस रास्ते पे भी जो मैंने अभी छोड़ दिया है उस पे सफर करके देखूंगा कि वहां क्या है. Questions are, what does both refer to? यहां पे both से क्या मतलब है? In the first line, both refers to the two roads. वो दो रास्तों के बारे में, सड़कों के बारे में बता रहा है, that forked out in different directions, जो दो मुख्तलिफ अतराफ में चले गए हैं. जहां पे पोइट खड़ा है और वो देख रहा है कि दो सड़कें हैं, जो एक सड़क जो है वो दो सड़कों में तकसीम हो चुकी है और दो मुख्तलिफ अतराफ की तरफ जा रही हैं. Explain the line, in leaves no step had trodden black.
The given line means a path not commonly used, so the dried leaves that lay on the ground had not been trampled upon. कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये रास्ता जो है आमतौर पे लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते. पत्ते जो हैं वो खुश्क यहाँ पे पड़े हुए हैं, ग्राउंड में फैले हुए हैं ये पत्ते, विच हैड नॉट बीन ट्रैम्पल्ड अपॉन. इसका मतलब है कि इन पे किसी ने कदम नहीं रखा, बहुत से लोगों ने इस पे वॉक नहीं की, लोग इस पे नहीं चले. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट मेड द नैरेटर डाउट वेदर ही शुड एवर कम बैक. अब नैरेटर जो है वो क्यों शक में पड़ा हुआ है कि क्या वो कभी वापस आ सकता है. ही सेज आई डाउटेड. यहां पे उसने डाउटेड का वर्ड यूज कर लिया. अब वो शक में है, मुब्तला है, वो कश्मकश में मुब्तला है. उसने फैसला तो कर लिया कि वो इस पहले रास्ते पे जिसको उसने अभी छोड़ा वो फिर कभी जिंदगी में वापस आएगा और इस रास्ते पे सफर करेगा. तो लेकिन ही डाउट्स हियर. तो क्यों यहाँ पे नैरेटर ने डाउट का वो क्यों शो कर रहा है कि वो डाउटफुल है. द फैक्ट दैट वन रोड जनरली लीड्स टू अनदर. हकीकत ये है कि जब आप जिंदगी के रास्तों पे चलते हैं तो एक रास्ता दूसरे रास्ते के आगे पे आपको ले जाता है फर्दर. एंड यूजुअली देयर इज नो टर्निंग बैक इन लाइफ. और जिंदगी में वापसी का रास्ता नहीं होता. It made the narrator doubt that he should ever come back. इस पे नैरेटर को डाउट है कि क्या वो कभी वापस भी आ सकेगा, क्योंकि जिंदगी तो आगे बढ़ती चली जाती है. लाइफ गोज ऑन एंड ऑन. देयर इज नो टर्निंग बैक इन लाइफ. सो ही इज डाउटफुल वेदर ही वुड एवर बी एबल टू कम बैक ऑन दिस वे. This is what he says in this stanza. I hope the concept is clear to you. Trodden black means कि कोई भी ये these leaves have not been trampled upon by the people. लोगों ने इस पे पाँव नहीं रखे, इस वजह से ये जो लीव्स हैं, ये पत्ते हैं, ये अभी भी उसी तरह खुश्क हैं और ये डिस्टर्ब नज़र नहीं आ रहे, ये स्पॉइल नहीं हुए वे लोगों के चलने की वजह से, ख़राब नहीं हुए. So I kept the first for another day. So this way was more inviting for the poet. So ये वाला रास्ता पोइट के लिए ज़्यादा इन्वाइटिंग था. उसने पहले वाले को फिर किसी दिन के लिए वापस रख लिया, लेकिन ये था कि उसने छोड़ दिया कि वो फिर कभी आएगा और इस रास्ते पे सफ़र करेगा. लेकिन वो शक में भी है कि क्या कभी ज़िंदगी में वो वापस आ भी सकेगा इस पॉइंट पे. Question number 4 is what did the poet decide about the first road. फिर फर्स्ट रोड के बारे में पोइट ने क्या डिसाइड किया. द पोइट डिसाइडेड दैट ही वुड वॉक ऑन द फर्स्ट रोड सम अदर डे. उसने कहा कि वो फिर किसी दिन इस पहले वाले रोड पे वापस कदम रखेगा और इस पे भी सफ़र करके देखेगा कि व्हाट इज देयर ऑन दैट रोड. दिस इज ऑल अबाउट स्टैंजा नंबर 3. Coming to the last stanza, and stanza number 4 is I shall be telling this with a sigh. Sigh means ah, अफसोस की आह भरना. I will be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence. कहते हैं कि बहुत आने वाले ज़माने में मैं लोगों को एक आह भर के, अफसोस की आह, एक ख्वाहिश की आह भर के मैं लोगों को बताऊंगा. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड. के दो सड़कें जो थीं वो तकसीम हो गईं और जंगल में चली गईं. एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय. यहाँ पे ही सीम्स टू बी हेजिटेंट. अब देखें इस स्टैंजा में पोइट कुछ हिचकिचाहट का शिकार है. वो थोड़ा सा आई को उसने 2 दफ़ा यूज़ किया. ही इज़ रिलक्टेंट, ही इज़ हेजिटेंट. I took the one less traveled by. He is confused here. फिर भी कहते हैं कि मैं confusion में ही बताऊंगा कि फिर मैंने एक रास्ता चुन लिया था. And that has made all the difference. और इसी ने मेरी जिंदगी में एक change लाया. It had brought great change in my life. Now questions related with this stanza. When will the poet look back on his life?
पोइट अपनी जिंदगी में कब वापस देखेगा? The poet would look back on his life after a very long time when he is an old man. वो कहते हैं ना, somewhere ages and ages hence, कि बहुत अरसे ज़मानों के बाद. It means when he will be old. He will be an old man. The poet would look back on his life after a very long time. बहुत लंबे अरसे के बाद वो देखेगा when he is an old man. जब वो बूढ़ा आदमी होगा, then he will reflect on his past and this point where he was standing at present. Now he says, why do you think the poet says this with a sigh? आपका क्या ख्याल है कि पोइट क्यों कहता है कि मैं एक अफसोस की आह भर के लोगों को बताऊंगा? वाई विद अ साय? वाई नॉट विद अ हैप्पी मूड? और वाई नॉट हैप्पीली? क्यों खुशी से नहीं बताएगा? द पोइट इज इन फैक्ट रिग्रेटफुल. यहाँ पे पोइट को असल में अफसोस है कि ही कुड नॉट रिटर्न एंड टेक द रोड ही हैड लेफ्ट बिहाइंड टू ट्रैवल ऑन अनदर डे. असल में उसको ये अफसोस है कि वो कभी वापस नहीं आ सकता दोबारा इस पॉइंट पे जहाँ पे एक रोड जंगल में चला गया था और उसने उसको छोड़ के दूसरा रोड का रास्ता या दूसरी सड़क इख्तियार कर ली थी. ही वुड टेल देम, वहाँ उस वक्त तो वो कहता है कि उस वक्त तो उसने अपने आप को तसल्ली दे दी थी कि हाँ मैं किसी और दिन यहाँ आऊँगा और इस सड़क पे सफ़र करूँगा. लेकिन वो कहता है कि जब ज़माने गुजर जाएंगे और मेरे पास वक्त ही नहीं होगा वापस आने का, मैं तो आगे से आगे बढ़ता चला जाऊँगा, मेरे पास वक्त नहीं होगा, तो जाहिर है फिर मैं वहाँ पे जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो फिर मैं लोगों को अफसोस से बताऊँगा. ही वुड टेल देम अबाउट द चॉइस ही हैड टू मेक. फिर वो लोगों को बताएगा कि उसने क्या चूज किया, कौन सा रास्ता इख्तियार किया. द फैक्ट दैट ही हैड टेकन द रोड लेस फ्रीक्वेंटेड बाय पीपल. और यह हकीकत भी बताएगा कि क्यों उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया था, क्योंकि उस रोड पर ज़्यादा लोगों ने सफ़र नहीं किया था. इट वॉज मोर इन्वाइटिंग, इट लुक्ड मोर चैलेंजिंग टू द पोइट. इसका मतलब है कि पोइट ज़्यादा चैलेंजिंग, समथिंग अनकन्वेंशनल पाथ्स पे उसने जाने को तरजीह दी. Coming to question number 3, why does the narrator say and that has made all the difference? Narrator ये क्यों कहता है कि it has brought a great change into his life. His that choice to walk on the other road has brought a great change in his life. Why does he say so? So the narrator said that later in life, कि बाद में जिंदगी में he shall be retrospectively telling people, retrospectively which is relating to the past. वो अपनी पास्ट में खो जाएगा, अपने जब माजी को याद कर रहा होगा तो तब वो लोगों को बताएगा कि हाउ हिज लाइफ हैज़ बीन डिफरेंट, कि क्यों उसकी ज़िंदगी आज एक मुख्तलिफ ज़िंदगी है ड्यू टू द चॉइसेस ही हैड मेड लॉन्ग अगो. ये उस वजह से है, उस चॉइस की वजह से है जो कि उसने बहुत अरसा पहले की थी, एक रोड को छोड़ के दूसरे रोड पे आया था. एंड इट हैड ब्रॉट दिस चेंज. टुडे द पोएट्स लाइफ is because of that choice which he had made long ago. Question number 4 is, what did the poet wish to do when he takes the road that he has not been able to do? अब पोइट की क्या ख्वाहिश है उस रोड के बारे में जिस पे वो सफ़र ना कर सका? वो क्या ख्वाहिश करता है? The poet wanted to come back and take the other route. असल में पोइट जो है वो जो लेफ्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो जो लेफ्ट चांसेस हैं ज़िंदगी में, वो उनके बारे में सोच रहा है. He wanted to come back. वो वापस आना चाहता है at that point where the two roads diverged in a yellow wood. आप ये खुद से भी ऐड कर सकते हैं कि द पोएट वॉन्टेड टू कम बैक ऑन द पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड ही टुक द वन विच वॉज लेस ट्रॉडन बाय. नाउ ही वॉन्टेड टू ट्रेवल, ही वॉन्टेड टू गो बैक ऑन द सेम पॉइंट एंड ट्रेवल ऑन द रोड विच he had left on that very day. This is what he wishes to do.
तभी तो ही हैज़ यूज द वर्ड साय, उसने तभी तो वहां पे एक ये वर्ड यूज की कि मैं अफसोस के साथ, अफसोस की आ भर के लोगों को बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि अब भी वो अफसोस कर रहा है कि वो किसी तरह उस पॉइंट पे वापस जाए और उस रोड पे सफर करके देखे। नाउ व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट इन द लास्ट स्टैंजा? आप ये याद रखिएगा कि चारों स्टैंजा में अगर आपसे टोन के बारे में पूछा जाए, द पोएट अडॉप्ट्स अ रिफ्लेक्टिव टोन इन द लास्ट स्टैंजा। लास्ट स्टैंजा में तो हमें रिफ्लेक्टिव टोन नजर ही आती है बिकॉज ही इज थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट। वो कहते हैं कि फ्यूचर में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं रेट्रोस्पेक्टिवली ही इज थिंकिंग ना, वो पास्ट से अपने माजी के बारे में सोच रहा है। तो हियर इट इज अ रिफ्लेक्टिव टोन, बट थ्रू आउट आप देखेंगे कि फर्स्ट स्टैंजा में भी आपको जो पोइट की टोन है वो रिफ्लेक्टिव है, क्योंकि वो सोच रहा है विच पार्ट टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, बीइंग वन ट्रैवलर आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों पे सफर नहीं कर सकता। In the second stanza now he again reflects on both the roads and took the other road which is less traveled by, जो दूसरा रोड वो ले लेता है, जो जाहिरी बात है जिस पे लोग नहीं चले, इट वॉज मोर चैलेंजिंग एंड ही ट्रेवल्स ऑन दैट रोड। ठीक है, और यही चीज थर्ड स्टैंजा में भी है। सो थ्रू आउट द पोएम इट परवेड्स इन ऑल द पोएम, थ्रू आउट द पोएम दैट इज द रिफ्लेक्टिव टोन, मेडिटेटिव टोन, thoughtful. The poet seems thoughtful throughout the four stanzas of the poem. I hope this poem regarding to its comprehension passages, questions is clear to you and your concept is clear. Whenever the questions are given to you from this poem, from this stanza, you will be able to easily attempt the answers. Because once the concept is clear, then it is not difficult to attempt the questions related with that. Questions may not come in the same way, little bit modified. जाहिर है questions जो हैं वो modified भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं यही question हो लेकिन थोड़ा modify करके change करके आपको पेपर में दिया जाए, या फिर different question दिया जाए, but thought will be the same. Concept will be the same. Once the concept is clear, then it is not difficult for you. Thank you so much. I hope you would press like button, share it with your friends, your class fellows, and if you have not subscribed it before, I request you to press subscribe button as well. I thank you all.